Hello everyone, wishing you very warm welcome on this wonderful platform and नाटमी वाले गुरुजी। बहुत टाइम के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है इस चैनल पर। आप सभी जानते होंगे कि अभी मैं ऑल ओवर इंडिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूट DMMS मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एज ए एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा हूँ। सभी बच्चे वाकिफ होंगे DMMS कोचिंग के बारे में, जो कि जयपुर में है। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं वो बिल्कुल अभी निष्फिक्र रहें। जिनके अभी RHS के रिमांडेड एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के अभी आया हूं। तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपके सामने दो तीन बातें पहले कर लेता हूं। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एज ए गेस्ट पेपर की तरह। एग्री। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप एग्जाम में सारी चीजें पढ़ के जाएंगे, बट इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा पढ़ के जाएंगे, बिकॉज इन क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चे इसी पे ही भरोसा ना करें, अदरवाइज अपनी तैयारी जो आपने पहले कर रखी है मच बेटर। जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा पढ़ के जाना है आपको, ताकि ये जो आपका बैक का एग्जाम है, रिमांडेड एग्जाम है, जो आपका अभी देने वाले हैं रिसेंट में 5 से 6 दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और आपका अच्छा पेपर हो जाए। बशर्ते, मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरी बात को, आपको इन क्वेश्चंस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना है, बस अच्छी तरह से इनको पढ़ के जरूर जाना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाए। एग्री। चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हैं, हर सिस्टम वाइज मैंने डाले हैं। तो ये नहीं सोचना है कि सर एनाटॉमी के हो गए फिजियो के नहीं है, मैंने सारा का सारा सिस्टम वाइज मिक्स करके क्वेश्चंस दिया है। एना का भी है उसमें, फिजियो का भी है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन पे आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। यस, स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन को। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे सिस्टम वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यस, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है आपके सामने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इसमें। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छा करना है। सबसे पहले नो डाउट, हार्ट की स्ट्रक्चर हर बच्चे को पता होनी ही चाहिए। नॉलेज के बेस पे भी पता होनी चाहिए बेटा कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी, ये आप ध्यान रखना। ये मैंने इसमें फिजियोलॉजी का क्वेश्चन ऐड कर दिया है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो ग्रेस एनाटॉमी ऑफ हार्ट के नाम से भी आ सकता है, आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एना और फिजियो का क्वेश्चन मैंने मिक्स डाला है। आपको तैयारी बशर्ते वैसे ही करनी है। एना का पेपर अलग आएगा, फिजियो का पेपर अलग आएगा, क्योंकि ये आपका रिमांडेड एग्जाम है। आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो आपको सब कुछ सारी बातें पता होती है कि आपको 1 and 30 मिनट में, मतलब 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है करने होते हैं। एनाटॉमी का भी 1.5 घंटे में करना है और 1 and 30 मिनट में आपको 1 hour and 30 मिनट्स में आपको फिजियो का करना है। यस, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा एडवांस में डाला है। हो सकता है कि आपसे ब्लड प्रेशर पे भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन करके जाने हैं हार्ट के अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप सब जानते हैं, एक होता है कंडक्शन मेथड। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करूं, ज्यादा जोर नहीं देना है, हल्का सा, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है फिजियोलॉजी का, कंडक्शन मेथड ऑफ हार्ट, जिसमें आप पढ़ते हो ना बेटा एसए नोड, फिर एवी नोड, है ना, बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर, ये सब जो पढ़ते हो वो सारी फिजियोलॉजी आपको इसमें पढ़नी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भाई चांसेस तो कम लग रहे हैं मुझे कि ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, बट फिर भी इन तीनों पे फोकस पूरा करना है। हार्ट की स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक साइकिल और शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड प्रेशर। एग्री। यस, अगले सिस्टम पे चलते हैं फटाफट, आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। दूसरा है ब्लड। ब्लड के बारे में भी, सेल और ब्लड दोनों में एक कंबाइंड क्वेश्चन मैं इसमें डाल देता हूं। एक सेल का भी डाल देते हैं अपन। सेल के अंदर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जो रिपीट करके जाना है, मोस्टली पूछा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि सर सेल में क्या पढ़ना है। सेल और टिश्यू वाले फॉर्मेशन में सिर्फ आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ के जरूर जाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। ब्लड के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम सब बच्चों को पता होना चाहिए, ए बी ओ ए बी वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम। डब्ल्यूबीसी पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है आप लोगों से। आपको ये बशर्ते पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी में क्या क्या होता है। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, उसमें भी फिर आपको इओसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारा आपको डिटेल में पढ़ना है।
एक फिजियोलॉजी का क्वेश्चन भी मैंने इसमें रख दिया है, इरिथ्रोपोएसिस, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर देखेंगे, जो भी आपके टीचर ने आपको करवाया होगा वो आप अच्छे से पढ़ के जरूर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें और बढ़ते हैं। फैक्टर वगैरह भी पूछे जा सकते हैं बट अभी नहीं, बट अभी फिलहाल इन तीनों पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर फैक्टर आ भी जाता है तो सीक्वेंस वाइज आपको लिखना होता है, यू नो वेरी वेल। चलो, रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में आपको क्या करना है, एनाटॉमी के अंदर किडनी की स्ट्रक्चर बहुत आसान है, चैनल पे भी है, आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा उस पे। और दूसरा है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अगर बेटा क्वेश्चन आता है हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, क्वेश्चन गलत नहीं करना है अपने को। हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, अगर बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो इसका मतलब है कि किडनी को कट करने के बाद आपको क्या दिखता है। सर किडनी को कट करने के बाद हमें क्या दिखाई देता है, सर मैं बात कर रहा हूं नेफ्रॉन की। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे नेफ्रॉन पूछ रहा है, कुछ बच्चे किडनी का ही लिखाते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी के अंदर। ऐसा नहीं करना है, मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, हमेशा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बैक का एग्जाम है, रिमांडेड एग्जाम है। यूरिनरी सिस्टम से क्वेश्चन आने की संभावनाएं मोस्ट प्रोबेबली बनी रहती है, मैं 99% तक की बात भी कर सकता हूं, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम से खाली नहीं जाएगा। तो आप किडनी की स्ट्रक्चर याद रखेंगे। अगर पूछता है ग्रास एनाटॉमी ऑफ किडनी, तब तो आपको पर्टिकुलर किडनी की स्ट्रक्चर बतानी है। अगर पूछता है हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, तो इसका मतलब वो नेफ्रॉन के बारे में पूछ रहा है। या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताओ, तो नेफ्रॉन में वही बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है। बेसिक स्ट्रक्चर है, आप पढ़ सकते हैं, चैनल पे भी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के यूरिनरी सिस्टम खोलेंगे आपको मिल जाएगा। एग्री? आगे बढ़ू मैं? यस। एक है फिजियोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, एक बहुत ही गजब की फिजियोलॉजी है, अक्सर पूछी जाती है, अल्टरनेट पूछी जाती है, कई बार लगातार भी आ जाता है। यूरिन फॉर्मेशन आप खाली नहीं छोड़ के आएंगे, यूरिनरी फॉर्मेशन के अंदर आपको तीनों स्टेप पूरे लिखने हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिक्रेशन क्या होता है, उसका पर्टिकुलर डायग्राम। यस। और एक आता है एक छोटा सा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन, रास की फुल फॉर्म आप डेफिनेटली चेक कर लेंगे आप, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये आप बहुत अच्छा करके जाएंगे, है ना। ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ के जाएंगे। फिजियोलॉजी आने की संभावना थोड़ी कम है, बट ये दोनों क्वेश्चन अलग से स्टार मार्क कर लेना बेटा, एक एनाटॉमी का है, एक फिजियोलॉजी का है। किडनी पूछे तो किडनी के बारे में सारी स्ट्रक्चर लिखनी, किडनीज होती है, दोनों किडनीज है, किडनीज में क्या क्या दिखता है, कॉर्टेक्स पार्ट, मेडुला पार्ट, पिरामिड्स होते हैं, कैलिसेस होते हैं, माइनर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस होते हैं, इसके अलावा दोनों यूरेटर के बारे में और ये ब्लैडर के बारे में। ये तो पूरी किडनी हो गई। हिस्टोलॉजी आ जाए तो पूरा नेफ्रॉन लिखाना, नेफ्रॉन पूछ ले तो पूरा नेफ्रॉन लिखना है। स्पीड मेंटेन करके चलना बेटा, आपका बैक का एग्जाम है, डेफिनेटली आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि पीछे से आप जानते हैं कि आपके मार्क्स क्यों कम आए होंगे, बिकॉज आपने स्पीड मेंटेन नहीं करी। अगर कोई बच्चा एनाटॉमी का काम कर रहा है तो लगातार वो सिर्फ एनाटॉमी का ही काम करते जाता है। आपको टाइम मेंटेन करके चलना है, और टाइम को देखते हुए 1 आवर एंड 30 मिनट के अंदर आपको, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको एनाटॉमी निपटा देनी है, और 1.5 घंटे के अंदर आपको फिजियो निपटानी है। क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान से पढ़ना है, उसमें ऊपर आता है कई बार कि आपको 4th क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, बाकी 2 में से कोई बाकी 3 में से कोई 2 कर सकते हैं। तो ये पढ़ना है आपको कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन तो हमें कंपलसरी करना है, एनाटॉमी का जैसे 4th क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी है, बाकी तीनों में से कोई 2 करने हैं। तो जो 2 इजी गोइंग में हो, जिसमें टाइम शॉर्टेज रहे, तो वो आराम से टाइम मेंटेन करके चल सको आप, वो करने हैं आपको। यस। ज्यादातर मैं तो कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको करने की कोशिश किया करें, बजाय एक लंबा बड़ा क्वेश्चन मिल जाए उसके। एक बड़ा क्वेश्चन होता है वो भी 16 नंबर का है, शॉर्ट नोट्स है वो भी 4-4 नंबर के हैं, तो शॉर्ट नोट्स पे करने की कोशिश किया करें, ताकि उसमें से आपको एग्जामिनर जो है कम से कम 2 नंबर 3 नंबर हर क्वेश्चन में दे दे, तो कम से कम 10-11 नंबर ले जा सकते हैं। 16 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें क्या होता है एग्जामिनर 6 नंबर 7 नंबर देता है, तो कम से कम नंबर डिडक्ट ही होता है अपना। यस, ये भी हमारा एक तरीका होना चाहिए कि हमें कैसे फाइट करना है इस एग्जाम को। इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा आपके लिए कि कैसे आपको ये एग्जाम फाइट करना है। ओके, नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की स्ट्रक्चर छोड़ के नहीं जानी है, डेफिनेटली पूछी जा सकती है। ये आप स्ट्रक्चर बेसिकली देख पा रहे हैं, जहां स्ट्रक्चर पूछ ले डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, रफ रिप्रेजेंट करके ही बता देना। जैसे मानो कि आपको लंग्स डायग्राम बनाना है, सिंपल सी बात है, इतना कर दो, ये लो साहब, इतना कर दो, और डेफिनेटली उसको लेबल करके ही बता दो। अलग अलग लोब भी दिखा दो साहब, ये लोब दिखा दिए हमने, और ऐसे करके
और पूरा लेबल करके हल्का सा बता दो और एल्वियोलाई वगैरह दिखा दो थोड़ी बहुत। इससे क्या है कि लंग्स की स्ट्रक्चर सामने आ जाती है कि हाँ भाई बच्चे को पता है। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, फिजियोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ गैसेस सेक्शंस, ये एक फिजियोलॉजी है जो आपसे पूछी जा सकती है। इसमें एक ऐड भी कर सकते हो आप, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है और बेटा एक्सपीरेशन क्या होता है, ये दोनों पार्ट जो है वो आपको डिस्कस करने हैं। एग्री? यस। आगे बढ़ूं मैं, इन दोनों में से दोनों को छोड़ के नहीं जाना है। लंग्स की स्ट्रक्चर हर बच्चे को पता हो डेफिनेटली। नेक्स्ट वन, नर्वस सिस्टम, बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है अपने आप में, क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा डेफिनेटली, मान के चलिए। नेफ्रॉन सॉरी, नर्वस सिस्टम में सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की एक बेसिक सी स्ट्रक्चर जो आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसमें आप सेल बॉडी देखते हैं, सोमा, साइटोन, पेरिकैरियन, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये आपका एक्सोन पार्ट है, टर्मिनल एक्सोन। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में लिखना है। ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन बोल दो या बेटा नर्व सेल के नाम से आ जाए तो एक ही बात है, घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सेरिब्रम, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लगातार आया है, अल्टरनेट आया है, हर बच्चे को सीएसएफ पता होना चाहिए। सीएसएफ का सर्कुलेशन क्या होता है, सीएसएफ का कंपोजिशन क्या होता है, सीएसएफ में प्रोटीन कितना है, ग्लूकोज कितना है, इसके सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर मेनली वाटर जो प्रेजेंट है उसके बारे में लिखना होता है। सीएसएफ कहां से शुरू होता है, कौन बनाता है, कहां बनता है, इसकी प्रोडक्शन साइट क्या है, इसकी एब्जॉर्प्शन साइट क्या है। प्रोडक्शन तो वेंट्रिकल्स में है, ब्रेन के वेंट्रिकल में बनता है। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में। तो वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ लेना है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेम ऑफ क्रेनियल नर्व, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है कि सर क्रेनियल नर्व के नाम जो सारे सीक्वेंस में आप सब बच्चों ने पहले से ही तैयार करके रखे होंगे, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोकेलियर, ट्राइजेमिनल। एग्री? और इसके बाद में स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर, इसके चांसेस थोड़े से कम है स्पाइनल कोड के। बाकी ये क्वेश्चंस जो आपके सामने दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डन? आगे बढ़ूं मैं, इनमें से सीएसएफ एक्स्ट्रा स्टार मार्क कर लेना, क्रेनियल नर्व एक्स्ट्रा स्टार मार्क कर लेना, बाकी सारा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि भैया मैं ब्रेन स्टेम भी डाल देता हूं, ब्रेन स्टेम पूछ लेता है तो इसमें आपको तीनों लिखने होते हैं ना। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन को बता दो कि क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन चार चार लाइन लिख देना मिड ब्रेन के बारे में। इसके बाद में आपको मिड ब्रेन के बाद आपको एक चीज और लिखनी है कि सर हमें इसमें पोन्स भी नजर आता है, पोन्स भी होता है इसमें सर, मेडुला ऑम्लोंगाटा भी होता है। ये तीनों पूछ रहा है, वो ब्रेन स्टेम पूछ रहा है, इसका मतलब वो तीनों पूछ रहा है। बस हल्की सी एक जानकारी मैंने दी है, बाकी आप लोगों ने तैयार कर रखा होगा। यस। अगला क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्वेश्चन आने की संभावना फिजियोलॉजी से ज्यादा है, स्ट्रक्चरली कम आती है। फिर भी सलाइवरी ग्लैंड पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और उसके बाद सबलिंगुअल। एग्री? और स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड इट्स फंक्शन, ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क करके दे रहा हूं मैं आपको। हर बच्चे को लीवर की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, उसका बाइलरी डक्ट सिस्टम क्या होता है वो आना चाहिए, और उसका फंक्शन क्या होता है पता होना चाहिए। चैनल पे भी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम खोलेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे और आपको मिल जाएगा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या है, एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी आपके टीचर्स ने आपको करवा रखी है, वो भी पढ़ लेना। अगर नहीं मिले तो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। यस। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर पूछा जा सकता है स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इंक्लूड है। एक ग्लैंड और आती है इसमें जिसका नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में आपको एक्सोक्राइन पूरा पता होना चाहिए, हालांकि ये एंडोक्राइन भी होता है। थोड़ा सा पेंक्रियाज के बारे में आप देख के जरूर जाएंगे, बट ये क्वेश्चंस हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीवर। लीवर वाला फॉर्मूला जो है पूरा लीवर डिटेल में विद डायग्रामेटिक, लीवर को कट करने के बाद उसमें क्या क्या दिखता है वो सब, हिस्टोलॉजी इसका मतलब। नेक्स्ट वन, एंडोक्राइन सिस्टम। दो ग्लैंड मैंने आपको बताई है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इसमें सारी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, थायराइड, एड्रिनल और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी। इन दोनों में से कोई एक आने की संभावनाएं बनी रहती है। आपने पहले से तैयारी कर रखी है, अच्छी बात है। अब सिर्फ दिन 5, 4, 6 बचे हैं उसमें से अगर यही क्वेश्चन आप बेस्ट से बेस्ट करके जाते हैं तो आई होप कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। यस। कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं यार इसमें से तो कुछ आया नहीं, 2 आए, 4 आए, 5 आए। बेटा मैंने सिर्फ आपको एक गेस पेपर दिया है, ये वो क्वेश्चंस है जो हर बच्चे को पता होने ही चाहिए। डेफिनेटली एग्जाम में बैठ रहे हो ये नहीं पता है तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है एनाटॉमी के अंदर, फिर वापस संभावना बैक लगने की बन जाती है। ये क्वेश्चन तो आने चाहिए, अगर इतने भी आते हैं तो अदर की चीजें भी आप लिख सकते हो। गेट इट माई पॉइंट? ओके। नेक्स्ट वन,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें टेस्टिस की स्ट्रक्चर 2 से 3 बार पहले भी बैक के एग्जामों में पूछी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव में। और इसके एक फिजियोलॉजी है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, अल्टरनेट ये पूछा जाता है इन दोनों में से, ये दोनों ये एक एनाटॉमी का है, एक फिजियो का है, पढ़ के जाना है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी या यूट्रस में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इस बार संभावना ज्यादा ओवेरी की है, मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। आप ओवेरी को खाली नहीं छोड़ के जाएंगे, है ना, ये वाला पोर्शन आप खाली नहीं छोड़ के जाएंगे, पूरा पढ़ के जाएंगे। ओवेरी को कट करने के बाद ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेडुला, उसमें फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, फॉलिकल्स कैसे बनते हैं वो सब पता हो आपको। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट फिजियोलॉजी मानी जाती है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। oogenesis, मैंने कहा ना स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis में से कोई एक क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बनी रहती है। यस, आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट वन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अपने आप में है, कोई भी मसल्स पूछी जा सकती है, कोई भी मसल्स, किसी को नहीं पता होता, बट पीछे की जो सारी चीजें अगर आप कवर कर लेते हो तो मसल्स वाला हिस्सा कवर कर लिया जाता है। आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एक स्किप कर सकते हो आप, उसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, चौथा कंपलसरी होता है, 3 में से कोई 2 करने होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, उनमें से आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके ध्यान में नहीं है, कोई मसल्स है, पता नहीं है कि किसमें क्या होता है, तो कोई बात नहीं। फिर भी स्ट्रक्चर ऑफ बोन आपको पता होनी चाहिए, बोन की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है, एपिफाइसिस, डायफाइसिस, स्पॉन्जी बोन वगैरह, ये सब आप पढ़ लेना। साइनोवियल जॉइंट पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। फीमर पढ़ के जाना, डेल्टोइड मसल पढ़ के जाना, ये मेरे अकॉर्डिंग है। इसके बियॉन्ड भी स्केलेटल सिस्टम में कुछ भी पूछा जा सकता है, बट आप लोग ये पार्ट तो पक्का करके ही जाएंगे। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइनोवियल जॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ये दोनों आप बेहतर करके जाएंगे। मसल कुछ भी पूछी जा सकती है, बहुत मसल्स है हमारी बॉडी में, बट फिर भी मैंने अपने लेवल पे डेल्टोइड बता दिया आपको। यस, नेक्स्ट वन, सेंसरी ऑर्गन। कई बार सेंसरी ऑर्गन का क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत घातक बन जाता है, हम लोग नहीं पढ़ के जाते हैं, तो उसमें से कॉक्लिया पढ़ के जरूर जाएंगे आप, जो कि आप ईयर में पढ़ते हैं, और ईयर में भी कहां पढ़ते हैं, इनर ईयर में पढ़ते हैं। इनर ईयर को स्ट्रक्चर थोड़ी ध्यान से देख लेना, जिस बच्चे को नहीं पता वो प्ले लिस्ट में सेंसरी ऑर्गन देख सकता है। नर्वस सिस्टम का भी लेक्चर पड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव का भी है, यूरिनरी सिस्टम का भी है, प्ले लिस्ट में आप सारे के सारे लेक्चर देख सकते हैं। यस, स्ट्रक्चर ऑफ आईज, आईज की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कौन सी लेयर है, पर्टिकुलर ट्यूनिका, फाइब्रोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका नर्वोसा, ये पर्टिकुलर लेयर्स जो बनी हुई है आईज के अंदर, वो आपको बेहतरीन करके जानी है, बहुत अच्छे से करके जानी है। डन। फिर भी ज्यादा टाइम वेस्ट आप इस पे नहीं करेंगे, मैं पहले से बोलूं, ज्यादा टाइम सेंसरी ऑर्गन पे वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना, ताकि अगर आ जाए तो कम से कम थोड़ा बहुत आप लिख सको। लास्ट वन हो गया। चलो, सारे सिस्टम हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने लगभग एक क्राइटेरिया आपको दे दिया है, आप ये सारी चीजें पढ़ के जरूर जाएंगे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, आपका एग्जाम है बैक का एग्जाम, हम कह सकते हैं कि सर आपका ये जो एग्जाम है वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम है। पास होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ एक चीजों पे ध्यान देना है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना है बेटा टाइम मेंटेन। टाइम मेंटेन कैसे करना है सर, आपके पास 2 कॉपी आती है, एक एना की, एक फिजियो की। इसको एना का काम जो है बेटा, आपको 1 and 30 आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर में एना निपटानी है, 1.5 घंटे के अंदर आपको फिजियो निपटानी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको टाइम मेंटेन तो कर लोगे, टाइम कंज्यूम कर लोगे आप आराम से कि सर हमने मेंटेन कर लिया। दूसरी बात, आपको बेटा स्पीड बना के चलनी है, स्पीड बना के चलनी है, पूरा फुल स्पीड से काम करना है। सबसे बड़ी बात कि सर पेपर को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, पेपर को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, बिकॉज उसमें 4th क्वेश्चन ज्यादातर क्या होता है, कंपलसरी होता है, वो तो करना ही करना है दोनों सेक्शन के अंदर, एना में भी और फिजियोलॉजी में भी। चौथा क्वेश्चन, बाकी जो बच गए 3 क्वेश्चन, उन 3 में से आपको कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। उन दोनों में से जो आपके फेवरेट होते हैं वो आपको करने हैं। ओके, समझ गए मेरी बात को, कोई गफलतबाजी नहीं करनी, कोई जल्दीबाजी। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जिस पे आपको पूरा ध्यान देना है कि सर हमारे बैक ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, सर कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना। सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात यही है, पूरे इनमें से भी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन आपका खाली ना रह जाए। एग्री करेंगे? ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, जो कंपलसरी हैं और 3 में से जो 2 करने हैं। एक भी क्वेश्चन खाली छूटने का मतलब समझ रहे हो, आपको कोई नंबर नहीं देगा, कुछ भी लिख के जाओ। कई बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत टफ आ जाता है, बहुत एग्जामिनर बहुत टफ सेट करता है,
तो आपको क्या करना है, उस दौरान उससे कोरिलेट बात भी थोड़ी थोड़ी लिख के आनी है। ये नहीं समझना है कि सर हमें तो आया ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ने एक फॉर्मूला दिया है ना कि आपको अपनी कॉपी जो भी आपके जितने पेज की कॉपी है वहां तक सारा काम करके आना है। यस, सारा डिटेल में करके आएंगे। सर हमने क्वेश्चन नहीं छोड़ा, तो मैं आपको आते ही कह दूंगा कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ा तो डेफिनेटली आप अच्छा नंबर ले आएंगे। कोई बात नहीं, आपने हल्का फुल्का पेपर किया है, ज्यादा उसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, बट अटेम्प्ट तो कर लिया ना, उसे बढ़िया से अटेम्प्ट कर लिया तो कम से कम एग्जामिनर 1 या 2 नंबर 3 नंबर तो देगा। कुछ नंबर आपके कॉलेज से भी जाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे भी आपने पढ़ाई की है, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। बैक का एग्जाम है, रिमांडेड का एग्जाम है, कोई बात नहीं, हमें इस बार निकालना है, डेफिनेटली निकालना है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, स्प्रेड करना है अपने नॉलेज को। आने वाली क्लासेस जब भी होगी, आने वाला जो टाइम होगा आपका बेस्ट हो, बेहतरीन फ्यूचर हो आपका, बस मैं यही चाहता हूं। जुड़े रहिए, स्टे कनेक्ट, स्टे लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को बेटा, सभी स्टूडेंट्स को, सभी के सभी बच्चे बैक को क्लियर डेफिनेट करेंगे और अच्छे से करके आएंगे। एक चीज और लास्ट एंड फाइनल, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वो है डीएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी, जहाँ पे मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अभी पढ़ा रहा हूँ। ज्यादातर क्लासेस मैं यहीं पे लेता हूँ। जब आप कभी 4th ईयर में आएंगे, जब आप कभी 3rd ईयर 4th ईयर में आएंगे, तो मैं आपको इस कोचिंग में डेफिनेटली मिलूंगा। और आने के बाद आप मुझसे बेशक मेडिकल सर्जिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इंटरेक्ट हो सकते हैं। जो बच्चे मुझसे अभी तक मिले नहीं है इस चैनल पे, वो मुझसे आके इंटरेक्ट हो सकते हैं। नाम याद जरूर रखिएगा, DMMS मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। और ये जो चैनल है आपका AWG, इसे स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा जो रिमांड का एग्जाम दे रहा है, बैक का एग्जाम दे रहा है, वो कम से कम निकल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।